हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का जो डिस्कशन है वो होगा ग्राउंड वाटर पे। अभी तक हमने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ग्लोबली वाटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सभी ने एक फ्रेज सुना होगा, वाटर 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 एवरीवेयर। हर जगह जल ही जल है, जहाँ देखो जल ही जल है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से 3/4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी। नो डाउट इसके पीछे पुअर मैनेजमेंट होगा, राइट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो आज का डिस्कशन बहुत ही छोटा और शानदार होने जा रहा है एंड सभी लोग इससे अपने आसपास जो वाटर की स्कैर्सिटी है उससे खुद को रिकनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज का डिस्कशन। पूरी दुनिया में ग्लोबली देर इज more than 1 billion cubic kilometer of water। ठीक है, पूरे अर्थ पे 1 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर से भी ज़्यादा पानी है और उस पानी में से 97% से ज़्यादा मरीन वाटर है विच इज़ फाउंड इन ओशियंस एंड सी। बचा हुआ 2% पोलर आइस कैप्स में है। एंड रेस्ट 1%, only 1% is available for use, right? And this 3% constitutes the whole fresh water available on earth, right? So out of this 1% available water, more than 0.67% is groundwater। ठीक है, 0.67% इज ग्राउंड वाटर। ये हम पूरे अर्थ पे जो पानी प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। सो अब ग्राउंड वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, राइट। सो ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट in some geological formations known as aquifers, right? The underground geological formations which holds groundwater are known as aquifers, or a layer of sediment or rock that is highly permeable and contains water is called aquifers। अभी जो aquifers होते हैं ये दो तरह के होते हैं। The first type is unconfined aquifers and second type is unconfined aquifers, right? अब ये एक्विफर्स इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा अनकन्फाइंड एक्विफर है, कौन सा कन्फाइंड एक्विफर है, इसके लिए आप डायग्राम देख सकते हैं, वहां से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो जस्ट लुक इनटू दिस डायग्राम, राइट। सो हियर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज कन्फाइंड एक्विफर, राइट। ऐसे एक्विफर्स जिनकी जो बेस लेयर होती है, जो बेसल लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ impermeable rock layers, right? And जो upper layer होती है, it is made up of relatively less permeable, जो ऐसी लेयर जो परमिएबल हो, ठीक है, या जो लेस परमिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी ऑफ सैंडस्टोन, राइट। तो जो कन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में दिस इज ग्राउंड वाटर, ये जो प्रेजेंट है दिस इज ग्राउंड वाटर, राइट। अनदर स्ट्रक्चर यू कैन सी, दिस इज अनकन्फाइंड एक्विफर्स। अनकन्फाइंड एक्विफर्स किसको बोलेंगे? जिसकी जो बेस लेयर है या तो वो इम्परमिएबल रॉक की हो या फिर रिलेटिवली लेस परमिएबल रॉक की बनी हुई हो, लेकिन these are not covered from upper side by any rock structure, ठीक है। तो ऐसे एक्विफर्स को कहते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर्स, राइट। सी, जो किसी भी रॉक की, किसी भी रॉक मटेरियल की जो परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी, दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि वो जो रॉक है वो कितना पानी होल्ड करेगी, कितना वाटर होल्ड कर सकती है, राइट। तो परमिएबिलिटी जो नेचर है रॉक का वो डिसाइड करेगा कि
कितना वाटर वो रॉक मटेरियल होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्विफर्स, confined and unconfined aquifers. You can see the definition here. Unconfined aquifers are overlaid by permeable earth materials and they are recharged by water seeping down from above in the form of rainfall and snow melt. See, in this diagram you can see कि जो अनकन्फाइंड एक्विफर्स हैं इनके ऊपर कोई इम्परमिएबल या परमिएबल इम्परमिएबल रॉक लेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, सैंड होगी, ठीक है, कुछ कुछ पेबल्स होंगे, स्टोन्स होंगे। तो जो भी पानी प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है, जो अर्थ पे आ रहा है, उससे ये वाले जो एक्विफर्स हैं उनमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो बोथ टाइप ऑफ एक्विफर्स आर रिचार्जेबल। डिफरेंस ये है कि जो अनकन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं ये डायरेक्ट जो रेनफॉल होता है उसके पानी उस वाटर के थ्रू यहाँ पे रिचार्ज हो सकता है। जो कन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं उनमें जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो साइड से जो स्पेस होता है वहां से होता है। वन मोर थिंग, जो भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है एक्विफर्स में वो एक जगह रुका नहीं होता, राइट, वो मूव होता रहता है, हॉरिजॉन्टली उसका मूवमेंट होता रहता है, राइट। So here we can see the definition of confined aquifers also. So as I told you, the confined aquifers are sandwiched between two impermeable layer of rocks or sediments and are recharged only in those areas where the aquifer intersects the land surface, right? बताया मैंने आपको। So groundwater is not static, it moves though at very slow rate of about a meter or so in a year, right? So I hope this difference is clear between the confined and unconfined aquifers. Again, I am repeating, aquifers are underground geological formations which hold groundwater, right? So moving forward, what are the effects of groundwater uses? Groundwater uses के क्या effects हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ग्राउंड वाटर के यूजेस क्या होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। ग्राउंड वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर 3 एक्टिविटीज: डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए, एंड इंडस्ट्रियल यूज, राइट। एंड ये जो यूजेस हैं ये भी डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, डेवलप्ड कंट्रीज में जो ग्राउंड वाटर का यूज है वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादा होता है। बट हमारे कंट्री में, लाइक इंडिया में, वी यूज मोर ग्राउंड वाटर, मोर परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन एग्रीकल्चरल इरिगेशन। And according to a recent report, we are using more than 83% of our groundwater for the irrigation purpose, ठीक है। And this too is mainly, आप समझ सकते हैं ज़्यादा इरिगेशन कहाँ पे होता होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हाई होगी, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हाई इंडिया में कहाँ है, स्पेशली इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, राइट। यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के आते हैं कि ऐसा क्यों है, ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है इरिगेशन में इन एरियाज में क्यों है। अगर हम पीछे जाएं तो हम लिंक कर पाएंगे कि आफ्टर 1960s, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उनका नाम है MS स्वामीनाथन, राइट। एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉर्मन ई बारलॉग, और
MS स्वामीनाथन को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। सो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन में बढ़ गई, और यहाँ पे रीजन क्या था इसका कि जो क्रॉप्स थी वो ऐसी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जा रही थी जो जहाँ पे वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पेशली लाइक पैडी, ठीक है, वीट। तो इन एरियाज में ये सारी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इनका इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज वन रीजन, राइट। अनदर रीजन इज जो गवर्नमेंट है उसने इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत ज़्यादा फार्मर्स को छूट दे रखी है, तो बहुत ज़्यादा वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर पंपिंग करते हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत केयरलेस होके यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर का। एंड वन मोर रीज़न इज़ कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द वाटर स्कैरसिटी इशूज़, ठीक है। उन्हें अगर सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी में तो दे आर यूजिंग मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर, ठीक है, दे आर नॉट नोइंग द इफेक्ट्स, जो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, राइट। तो दीज आर द मेन रीजंस कि भाई जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो स्टेट्स ऑफ हरियाणा और पंजाब हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है ग्राउंड वाटर का इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर में, राइट। अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है दिस इज सब्सिडेंस, राइट। सब्सिडेंस क्या होता है? देखिए, जब भी आप ग्राउंड वाटर की ओवर पंपिंग करेंगे, ओवर पंपिंग की वजह से क्या होगा, वो जो वॉल्यूम है वाटर का वो एक्वीफर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब उस लैंड एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा तो वो ज़मीन है वो धंस जाएगी, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड सब्सिडेंस कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज आपको इकोनॉमिक लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज द वन इफेक्ट विच इज नोन एज सब्सिडेंस ऑफ ग्राउंड। अनदर इफेक्ट इज लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ठीक है, ये बहुत वेल नोन इफेक्ट है, ठीक है, नॉट ओनली इन रूरल एरियाज, राइट, ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, ठीक है। देखिए, ग्राउंड वाटर का के जो यूजेस हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अर्बन एरियाज में अलग हैं, रूरल एरियाज में अलग है, ठीक है, बिकॉज जो यूजेस हैं वो भी अलग अलग हैं। लाइक अर्बन एरियाज में वी आर यूजिंग ग्राउंड वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज या इंडस्ट्रियल पर्पज, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लोड हो जाता है, उस लोड की वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसकी जो वाटर फुटप्रिंट्स है बहुत हाई हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो वाटर यूजेस है काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अर्बन एरियाज में जो वाटर टेबल है वो डाउन जा रहा है। रूरल एरियाज में रीजंस अलग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर यूजिंग फॉर इरिगेशन पर्पज, ठीक है। इसके अलावा अर्बन एरिया में जो वाटर टेबल है उसका नीचे जाने का एक और रीजन है कि अर्बन एरियाज में कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो लैंड है, जितना भी लैंड मास है वो पूरी तरह से कॉन्क्रीटाइज हो चुका है, सीमेंटाइज हो चुका है, ठीक है। तो देर इज नो सॉइल लेफ्ट, कोई ऐसा गांव में जिसको बोलते हैं कच्ची जमीन, ठीक है, कोई सॉइल एरिया नहीं है जहां से ग्राउंड वाटर, सॉरी, जो रेन वाटर है उसका डाउनवर्ड परकोलेशन हो पाए, ठीक है। जब रेन वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा तो जो एक्वीफर्स हैं वो रिचार्ज नहीं होंगे, और जो वाटर टेबल है वो कॉन्टिन्यूसली डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट रूरल एरियाज में देयर आर चांसेस ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लेकिन वहाँ पे जो यूजेस हैं वो इरीगेशन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो रीजन्स अलग हैं लेकिन इफेक्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। अनदर इफेक्ट इज वाटर लॉगिंग। होता क्या है, जब कहीं किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में आप एक्सेसिव इरीगेशन कर देते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट जो सॉइल है, ठीक है, वो उसकी जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वाटर लॉगिंग की वजह से, ठीक है। सो वाटर टेबल तो बढ़ता है लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है सॉइल में, राइट। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर यूजेज, राइट। नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज सरफेस वाटर, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप यू इंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का जो डिस्कशन है
वो होगा ग्राउंड वाटर पे। अभी तक हमने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ग्लोबली वाटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सभी ने एक फ्रेज सुना होगा, वाटर 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 एवरीवेयर। हर जगह जल ही जल है, जहाँ देखो जल ही जल है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से 3/4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग वाटर स्कैसिटी? नो डाउट इसके पीछे पुअर मैनेजमेंट होगा, राइट? ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो आज का डिस्कशन बहुत ही छोटा और शानदार होने जा रहा है, एंड सभी लोग इससे अपने आसपास जो वाटर की स्कैसिटी है उससे खुद को रिकनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज का डिस्कशन। पूरी दुनिया में ग्लोबली देयर इज more than 1 billion cubic kilometer of water। ठीक है, पूरे अर्थ पे 1 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर से भी ज़्यादा पानी है, और उस पानी में से 97% से ज़्यादा मरीन वाटर है, विच इज़ फाउंड इन ओशियंस एंड सी। बचा हुआ 2% पोलर आइस कैप्स में है। एंड रेस्ट 1%, only 1% is available for use, right? And this 3% constitutes the whole fresh water available on earth, right? So out of this 1% available water, more than 0.67% is groundwater। ठीक है, 0.67% इज ग्राउंड वाटर। ये हम पूरे अर्थ पे जो पानी प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? सो अब ग्राउंड वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, राइट? सो ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट in some geological formations known as aquifers, right? The underground geological formations which holds groundwater are known as aquifers, or a layer of sediment or rock that is highly permeable and contains water is called aquifers। अभी जो aquifers होते हैं ये दो तरह के होते हैं। The first type is unconfined aquifers and second type is unconfined aquifers, right? अब ये एक्विफर्स इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा अनकन्फाइंड एक्विफर है, कौन सा कन्फाइंड एक्विफर है, इसके लिए आप डायग्राम देख सकते हैं, वहां से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो जस्ट लुक इनटू दिस डायग्राम, राइट? सो हियर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज कन्फाइंड एक्विफर, राइट? ऐसे एक्विफर्स जिनकी जो बेस लेयर होती है, जो बेसल लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ impermeable rock layers, right? And जो upper layer होती है, it is made up of relatively less permeable, जो ऐसी लेयर जो permeable हो, ठीक है, या जो less permeable हो। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी ऑफ सैंडस्टोन, राइट? तो जो कन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में दिस इज ग्राउंड वाटर, ये जो प्रेजेंट है दिस इज ग्राउंड वाटर, राइट? अनदर स्ट्रक्चर यू कैन सी, दिस इज अनकन्फाइंड एक्विफर्स। अनकन्फाइंड एक्विफर्स किसको बोलेंगे? जिसकी जो बेस लेयर है या तो वो इम्परमिएबल रॉक की हो या फिर रिलेटिवली लेस परमिएबल रॉक की बनी हुई हो, लेकिन these are not covered from upper side by any rock structure, ठीक है? तो ऐसे एक्विफर्स को कहते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर्स, राइट? सी, जो किसी भी रॉक की, किसी भी रॉक मटेरियल की जो परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी, दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि वो जो रॉक है वो कितना पानी होल्ड करेगी, कितना वाटर होल्ड कर सकती है, राइट? तो परमिएबिलिटी जो नेचर है रॉक का, वो डिसाइड करेगा कि कितना वाटर वो रॉक मटेरियल होल्ड कर सकता है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द एक्विफर्स, कन्फाइंड एंड
unconfined aquifers. You can see the definition here. Unconfined aquifers are overlaid by permeable earth materials and they are recharged by water seeping down from above in the form of rainfall and snow melt. See, in this diagram you can see कि जो अनकन्फाइंड एक्वीफर्स हैं इनके ऊपर कोई इम्परमिएबल या परमिएबल इम्परमिएबल रॉक लेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, सैंड होगी, ठीक है, कुछ पेबल्स होंगे, स्टोन्स होंगे। तो जो भी पानी प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है, जो अर्थ पे आ रहा है, उससे ये वाले जो एक्वीफर्स हैं उनमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो बोथ टाइप ऑफ एक्वीफर्स आर रिचार्जेबल। डिफरेंस ये है कि जो अनकन्फाइंड एक्वीफर्स होते हैं ये डायरेक्ट जो रेनफॉल होता है उसके पानी उस वाटर के थ्रू यहाँ पे रिचार्ज हो सकता है। जो जो कन्फाइंड एक्वीफर्स होते हैं उनमें जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो साइड से जो स्पेस होता है वहां से होता है। वन मोर थिंग, जो भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है एक्वीफर्स में वो एक जगह रुका नहीं होता, राइट, वो मूव होता रहता है, हॉरिजॉन्टली उसका मूवमेंट होता रहता है, राइट। So here we can see the definition of confined aquifers also. So as I told you, the confined aquifers are sandwiched between two impermeable layer of rocks or sediments and are recharged only in those areas where the aquifer intersects the land surface, right? बताया मैंने आपको। So groundwater is not static, it moves though at very slow rate of about a meter or so in a year, right? So I hope this difference is clear between the confined and unconfined aquifers. Again, I am repeating, aquifers are underground geological formations which hold groundwater, right? So moving forward, what are the effects of groundwater uses? Groundwater uses के क्या effects हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ग्राउंड वाटर के यूजेस क्या होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। ग्राउंड वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर 3 एक्टिविटीज: डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए, एंड इंडस्ट्रियल यूज, राइट। एंड ये जो यूजेस हैं ये भी डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, डेवलप्ड कंट्रीज में जो ग्राउंड वाटर का यूज है वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादा होता है। बट हमारे कंट्री में लाइक इंडिया में वी यूज मोर ग्राउंड वाटर, मोर परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन एग्रीकल्चरल इरिगेशन। And according to a recent report, we are using more than 83% of our groundwater for the irrigation purpose, ठीक है। And this too is mainly, आप समझ सकते हैं ज़्यादा इरिगेशन कहाँ पे होता होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हाई होगी, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हाई इंडिया में कहाँ है, स्पेशली इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, राइट। यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के आते हैं कि ऐसा क्यों है, ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है इरिगेशन में इन एरियाज में क्यों है। अगर हम पीछे जाएं तो हम लिंक कर पाएंगे कि आफ्टर 1960s, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उनका नाम है MS स्वामीनाथन, राइट। एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉर्मन ई बारलॉग, और MS स्वामीनाथन को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। सो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन में बढ़ गई,
और यहाँ पे रीज़न क्या था इसका कि जो क्रॉप्स थी वो ऐसी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जा रही थी जो जहाँ पे वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पेशली लाइक पैडी, ठीक है, वीट। तो इन एरियाज में ये सारी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इनका इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज वन रीज़न, राइट। अनदर रीज़न इज जो गवर्नमेंट है उसने इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत ज़्यादा फार्मर्स को छूट दे रखी है। तो बहुत ज़्यादा वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर पंपिंग करते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत केयरलेस होके यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर का। एंड वन मोर रीज़न इज़ कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द वाटर स्कैरसिटी इशूज़, ठीक है। उन्हें अगर सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी में तो दे आर यूजिंग मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर, ठीक है। दे आर नॉट नोइंग द इफेक्ट्स, जो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, राइट। तो दीज आर द मेन रीजंस कि भाई जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो स्टेट्स ऑफ हरियाणा और पंजाब हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है ग्राउंड वाटर का इरीगेशन के लिए, एग्रीकल्चर में, राइट। अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है दिस इज सब्सिडेंस, राइट। सब्सिडेंस क्या होता है? देखिए, जब भी आप ग्राउंड वाटर की ओवर पंपिंग करेंगे, ओवर पंपिंग की वजह से क्या होगा, वो जो वॉल्यूम है वाटर का वो एक्वीफर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब उस लैंड एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा तो वो ज़मीन है वो धंस जाएगी, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड सब्सिडेंस कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज आपको इकोनॉमिक लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज द वन इफेक्ट विच इज नोन एज सब्सिडेंस ऑफ ग्राउंड। अनदर इफेक्ट इज लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। ये बहुत वेल नोन इफेक्ट है, ठीक है, नॉट ओनली इन रूरल एरियाज, राइट, ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, ठीक है। देखिए, ग्राउंड वाटर का के जो यूजेस हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अर्बन एरियाज में अलग हैं, रूरल एरियाज में अलग है, ठीक है। बिकॉज जो यूजेस हैं वो भी अलग अलग हैं। लाइक अर्बन एरियाज में वी आर यूजिंग ग्राउंड वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज या इंडस्ट्रियल पर्पज, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लोड हो जाता है, उस लोड की वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसकी जो वाटर फुटप्रिंट्स है बहुत हाई हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो वाटर यूजेस है काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अर्बन एरियाज में जो वाटर टेबल है वो डाउन जा रहा है। रूरल एरियाज में रीजंस अलग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर यूजिंग फॉर इरिगेशन पर्पज, ठीक है। इसके अलावा अर्बन एरिया में जो वाटर टेबल है उसका नीचे जाने का एक और रीजन है कि अर्बन एरियाज में कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो लैंड है, जितना भी लैंड मास है वो पूरी तरह से कॉन्क्रीटाइज हो चुका है, सीमेंटाइज हो चुका है, ठीक है। तो देर इज नो सॉइल लेफ्ट, कोई ऐसा गांव में जिसको बोलते हैं कच्ची जमीन, ठीक है, कोई सॉइल एरिया नहीं है जहां से ग्राउंड वाटर जो रेन वाटर है उसका डाउनवर्ड परकोलेशन हो पाए, ठीक है। जब रेन वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा तो जो एक्वीफर्स हैं वो रिचार्ज नहीं होंगे और जो वाटर टेबल है वो कॉन्टिन्यूसली डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट रूरल एरियाज में देयर आर चांसेस ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लेकिन वहाँ पे जो यूजेस हैं वो इरीगेशन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो रीजंस अलग हैं लेकिन इफेक्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। अनदर इफेक्ट इज वाटर लॉगिंग। होता क्या है, जब कहीं किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में आप एक्सेसिव इरीगेशन कर देते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट जो सॉइल है, ठीक है, वो उसकी जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वाटर लॉगिंग की वजह से, ठीक है। सो वाटर टेबल तो बढ़ता है लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है सॉइल में, राइट। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर यूजेज, राइट। नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज सरफेस वाटर, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।